कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जिसके आसपास एक खतरनाक आभा छाई हुई होती है। ये आदमी अपने सामने खड़ी लड़की को एक पल में खत्म कर देता है और फिर कुछ ही वक्त में वो दुनिया का राजा बन जाता है। जो भी उसके सामने खड़ा होता है वो उसे हराता नहीं बल्कि मिटा देता है। सीन बदलता है। लड़ाकू विमान आसमान में उड़ रहे होते हैं और वो शहरों पर बम गिरा रहे होते हैं। पूरा दृश्य किसी कयामत से कम नहीं लग रहा होता। हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही, और ये सब कुछ उसी राजा के आदेश पर हो रहा होता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, लेकिन उस राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक दिन वो अपने मुकुट को देखता है और खुद से कहता है, मैं अब एक राजा बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी अंदर से खाली हूँ। अगले पल वो अपने आप को डूबता हुआ पाता है और एक अजीब सी आवाज़ कहती है, अपनी अगली जिंदगी में रोशनी की तलाश करना। फिर उसकी आंख खुलती है। उसके सामने एक आदमी और एक औरत खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में आंसुओं के साथ एक अलग ही खुशी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, आर्थर देखो, मैं हूँ तुम्हारा पापा। मेरा नाम रेनॉल्ड है, पर तुम मुझे री बुला सकते हो। और मैं हूँ तुम्हारी माँ एलिस। आर्थर सोचता है, रुको, इसका मतलब है कि मैं मर गया हूँ और मैंने दोबारा जन्म लिया है। अगले सीन में आर्थर की माँ उसे दूध पिला चुकी होती है और आर्थर का छोटा सा पेट पूरी तरह भर चुका होता है। लेकिन दोस्तों, ये वही महान राजा था जिसने कभी अकेले अनगिनत युद्ध जीते थे। आज उसका अपने नन्हे से शरीर पर भी काबू नहीं है। आर्थर जब पॉटी करता है तो उसकी माँ उसे साफ करती है और ये सब देखकर आर्थर को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्थर के पापा रेनॉल्ड एक पत्थर के सामने खड़े होते हैं और सिर्फ एक पंच में उस पत्थर को तोड़ देते हैं। लेकिन ताकत का दिखावा करने से पहले ही एक छोटा सा पत्थर उनके सिर पर गिर जाता है। आर्थर की माँ तुरंत उन्हें हील करती है और आर्थर पूरी तरह से हैरान बस चुपचाप ये सब देख रहा होता है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में तो मैजिक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर एक और सीन में आर्थर के पापा एक खतरनाक बीस्ट के सामने खड़े होते हैं और सिर्फ एक ही पंच में उस बीस्ट को जमीन पर गिरा देते हैं। लगता है वो अपने दोस्तों के साथ किसी मिशन पर गए थे। दूसरी तरफ घर में आर्थर की माँ उनके लौटने का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर बाद वो घर लौट आते हैं। आर्थर देखता है कि उसके पापा ने हाथों में एक खास हथियार जैसे दस्ताने पहने हुए होते हैं। वो दस्ताने काफी नुकीले और खतरे से भरे हुए लगते हैं। ये देखकर आर्थर के मन में एक विचार पक्का हो जाता है, एक दिन मेरे पास भी ये ताकत होगी। लेकिन तभी उसकी माँ प्यार भरी मुस्कान के साथ कहती हैं, चलो तुम पापा से मिल लियो, अब सोने का वक्त हो गया है आर्थर। आर्थर माँ पापा को देखता है और सोचता है, मैं अभी इतना छोटा हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकता। उसे याद आता है अपनी पिछली जिंदगी में जब भी वो थोड़ा आराम या शांति चाहता तो कोई ना कोई उसे मारने आ जाता। वो हर बार अपने दुश्मनों को खत्म तो कर देता, लेकिन कभी सुकून भरी नींद नहीं सो पाया और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पहली बार आर्थर अपना चेहरा शीशे में देखता है। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत होती है, लेकिन आंखों में एक अलग ही गहराई। उसकी माँ उसे गोद में उठाकर प्यार से सुला देती है, लेकिन जैसे ही माँ जाती है आर्थर आंखें खोल लेता है। वो चुपके से झूले से उतरता है और माँ की नज़रों से बचकर एक कमरे की तरफ चला जाता है। दोस्तों, उस कमरे में बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। आर्थर एक किताब उठाता है और पढ़ने लगता है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नई दुनिया को समझने का पहला कदम था। आर्थर जानता था इस दुनिया में ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। पढ़ते पढ़ते उसे पता चलता है कि उसका जन्म ताइकथन नाम के एक कॉन्टिनेंट में हुआ है जहां 3 अलग अलग किंगडम हैं। पहला दव किंगडम जहां ड्वार्फ्स रहते हैं, दूसरा एनोयर किंगडम जहां घने जंगलों में एल्व्स रहते हैं, और तीसरा सपिन किंगडम जहां अभी आर्थर रहता है और यहाँ सिर्फ ह्यूमंस होते हैं। आर्थर को ये भी पता चलता है कि इस दुनिया में राजगद्दी ताकत से छीनी नहीं जाती बल्कि विरासत में मिलती है। ये उसकी पुरानी दुनिया से बिल्कुल अलग था जहां उसने राजगद्दी को तलवार की नोक पर हासिल किया था। फिर वो एक और किताब उठाता है जिसमें लिखा होता है, ये दुनिया ज्यादा डेवलप नहीं है लेकिन यहाँ मैजिक है। हर चीज की एनर्जी का एक ऐसा स्रोत है जिसे माना कहते हैं, लेकिन मैजिक का इस्तेमाल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। 100 में सिर्फ एक इंसान ही मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है। माना भी 2 तरह का होता है, ऑनगमेंटिंग जिसमें माना को अपने शरीर में भरकर फिजिकल पावर बढ़ाई जाती है,
कंजरिंग, जिसमें माना का इस्तेमाल करके बाहर से चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, लेकिन माना को कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसके लिए ज़रूरत होती है एक माना कोर की। स्पेल कास्टर्स अपने माना को माना कोर के जरिए एक जगह पर फोकस करते हैं, और जब इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तभी जाकर वो एक मैजिशियन बन पाते हैं। आर्थर सोचता है, क्या उसके पास भी कोई ऐसी ताकत होगी? अपनी पिछली जिंदगी में वो की का इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ तो एक इनर पावर है जिसे माना कहते हैं। क्या उसकी पिछली जिंदगी का ज्ञान इस नई जिंदगी में काम आएगा? इस सवाल के साथ ही आर्थर ट्रेनिंग शुरू करता है, लेकिन उसे अपनी ताकत का राज जानने से पहले ही उसकी माँ उसे उठाकर कहती है, आर्थर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने क्या पॉटी कर ली? आर्थर मन में कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों, असल में आर्थर पॉटी कर चुका था, उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसकी माँ उसे लाइब्रेरी से ले जाती है और यूं ही 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं आर्थर की माँ अपनी डायरी में लिखती है, आर्थर बहुत प्यारा है, उसे नई चीज़ें सीखना पसंद है, लेकिन अब तक हमने उसे एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। फिर हम देखते हैं आर्थर अपने छोटे छोटे हाथों से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एलिस आती है और गुस्से में री को देखते हुए कहती है, तुम मेरे प्यारे आर्थर को क्या सिखा रहे हो? उसे अभी ठीक से चलना भी नहीं आता। अपनी 2 साल की जिंदगी में आर्थर एक बात अच्छे से समझ चुका होता है, इस दुनिया में औरतों की चलती है, क्योंकि उसकी माँ के सामने उसके पापा की बिल्कुल भी नहीं चलती। उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर टाउन जाती है, जहाँ आसपास की चीज़ों को देखकर आर्थर इस नए जगत को और गहराई से समझने लगता है। अब तक आर्थर के लिए ये सब एक नए अनुभव जैसे था। उसने पहली बार इस दुनिया के जादुई पात्र देखे जो उसकी पिछली दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, और ये भी उसके लिए पहली बार था जब उसने किसी इंसान को अपने सामने जादू करते हुए देखा। ये सब उसके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। शाम धीरे धीरे ढल चुकी थी और आर्थर सो गया था। सोने से पहले वो अपनी माँ पापा से कह रहा होता है, मेरे माँ पापा मेरे लिए इतना ख्याल रखते हैं और मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, आर्थर की पुरानी जिंदगी कुछ और ही थी। वहाँ वो एक अनाथ था। अपनी नई जिंदगी में आर्थर को माँ पापा का प्यार मिल रहा होता है, और ये उसके लिए एक सुकून भरी फीलिंग थी जो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में महसूस की थी। आर्थर की माँ बताती हैं, जब आर्थर चुपके से लाइब्रेरी गया था किताब पढ़ने के लिए, तब उनका दिल खुशी से भर गया था, और जब उसने बाजार में हर चीज़ को क्यूरियोसिटी से देखा तो उन्हें लगा कि ये सब उसने अपने पिता से सीखा है, और शायद एक दिन आर्थर भी अपने पिता की तरह दुनिया में सफ़र पर निकल पड़े। आर्थर की माँ चाहती थी कि वो एक शांत और सुकून भरी जिंदगी जिए, बिना किसी लड़ाई या रणभूमि के। अगले सीन में हम देखते हैं आर्थर अपने पिता को पहली बार मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देख रहा होता है। उस मोमेंट में उसने महसूस किया कि वो कितना लकी है जो इस दुनिया में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि आर्थर के पिता कुछ पत्थरों को हवा में उड़ा देते हैं। मुस्कुराते हुए वो कहते हैं, आर्थर देखो, तुम्हारे पापा कितने औसम हैं। आर्थर मन में सोचता है, इतने पत्थर तो मैं अपने हाथों से उड़ा लेता। पर तभी उसकी माँ आती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा, तुमने अपने पिता की असली ताकत देखी कहाँ है? और फिर री अपना माना रिलीज करता है और जमीन पर एक जोरदार लात मारता है। इससे चारों तरफ भूकंप सा आ जाता है। ये देखकर आर्थर शॉक हो जाता है। अब आर्थर भी कुछ ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ कहती हैं, चलो अब तुम्हें सोना है बेटा। आर्थर लाइब्रेरी की तरफ हाथ बढ़ाता है। माँ फिर से कहती हैं, अभी सोने का वक्त है। आर्थर माँ की तरफ प्यार भरी नजरों से देखता है, इतनी प्यार भरी नजरों से कि माँ का मन पिघल जाता है। ना चाहते हुए भी माँ कहती हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आर्थर एक किताब उठाता है और माना को कॉन्सेंट्रेट करने की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। वो अपने माना को एक जगह पर फोकस करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसके पिता अपनी ताकत से एक बड़े से पेड़ को हिला देते हैं। तभी आर्थर का माना पूरी तरह से एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है। आर्थर के पिता तुरंत एलिशा को बचा लेते हैं। दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि जहां धमाका हुआ था आर्थर भी वहीं था। बिना कुछ सोचे दोनों घर के अंदर दौड़ते हैं। जब री अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, उनके होश उड़ जाते हैं। आर्थर हवा में उड़ रहा होता है, माना से घिरा हुआ। तभी एलिशा भी आती है और वो भी हैरान रह जाती है। उनकी आंखों के सामने उनका छोटा सा बेटा हवा में तैर रहा होता है। दोस्तों, आर्थर ने कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली माना को कंट्रोल करना सीख लिया था, लेकिन अचानक ऊपर से टूटी हुई छत आर्थर पर गिरने लगती है।
आर्थर बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा सा शरीर इतनी बड़ी मुसीबत को संभाल नहीं पाता। उस मोमेंट में उसे लगता है शायद आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी उसके माँ बाप वहां आ जाते हैं। रीड तुरंत मैजिक से टूटी हुई छत को हटा देता है। आर्थर को सही सलामत देखकर एलिस के आंसू रुक नहीं पाते। वो रो पड़ती है और रेनॉल्ड की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आर्थर उन्हें देखता है और मन में कहता है, ये लोग रो क्यों रहे हैं? इन्होंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, इन्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। ये कैसा एहसास है? पिछली जिंदगी में कभी किसी ने ऐसे नहीं चाहा था, कभी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया था। और आर्थर भी रो पड़ता है। और फिर एपिसोड के अंत में हम देखते हैं एक भयानक से मॉन्स्टर को। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आर्थर के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर राजा ग्रे के सामने एक आदमी को बंदी बनाकर लाया जाता है। उस आदमी की गलती ये है कि वो ग्रे को मारना चाहता था और इसलिए कानून के अनुसार उसे मौत की सजा मिलेगी। पर काउंसिल के लोग उस पर दया दिखाते हुए उसे उसके राज्य में भेजने का फैसला करते हैं। उसके राज्य के लोग ही उसका फैसला करेंगे। पर तभी वो आदमी यहाँ अपने बीवी और बच्चों को देखता है और इसलिए वो महाराज से कहता है, गुनाह मैंने किया है, इसलिए प्लीज आप मेरे परिवार को छोड़ दीजिए और मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जो सुन काउंसिल के लोग कहते हैं, तुमने महाराज के सामने बिना इजाजत के बोलने की हिम्मत कैसे की? और अगले ही पल हम देखते हैं कि किंग ग्रे ने इस आदमी की बीवी और बच्चे को मार दिया है। जो देख काउंसिल के लोग कहते हैं, महाराज ने इन्हें खुद अपने हाथों से मारा है, यानी कि उन्होंने खुद इन्हें मुक्ति दी है। वो हर एक प्रकार के दुख और दर्द से आज़ाद हो चुके हैं। और ये देख वो आदमी रोते हुए कहता है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया महाराज। और अब सीन प्रेजेंट का आता है, जहां रे आर्थर को ट्रेनिंग करने के लिए ग्लव्स देते हैं। पर आर्थर बताता है कि उसे लकड़ी की तलवार से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि दोस्तों आर्थर ये ग्लव्स पहनकर सिर्फ क्लोज रेंज अटैक कर पाएगा और इतना छोटा सा शरीर होने की वजह से वो आसानी से मारा जाएगा। इसलिए आर्थर ने लकड़ी की तलवार चुनी। इसके बाद ऑथर अपने पिता के साथ प्रैक्टिस करने लगता है, पर तभी वो देखता है उसके पिता ने एक लकड़ी को माना के साथ इन्फ्यूज कर लिया है। जो देख आर्थर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने पिता की ओर जाकर उनके वेपन को काट देता है। आर्थर की काबिलियत देख रे बहुत हैरान हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर के माता पिता के बीच बहस हो रही है, क्योंकि आर्थर के पिता का कहना है कि आर्थर की ट्रेनिंग कोई टीचर ही करा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आर्थर ने लकड़ी की तलवार को माना के साथ इन्फ्यूज कर इस लकड़ी को आसानी से काट दिया, जबकि आर्थर बस 4 साल का है। पर आर्थर की माँ ये नहीं चाहती, क्योंकि आर्थर को कोई टीचर तभी मिलेगा जब आर्थर किसी शहर में जाकर पढ़ेगा। वे कहता है, पर तुम्हें उसके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एलिस कहती है, मैं आर्थर के बिना नहीं रह सकती, और इसी वजह से दोनों के बीच बहस हो रही है। तो आर्थर सजेस्ट करता है कि इन सभी को शहर में चले जाना चाहिए। जो सुन दोनों हैरान होकर कहते हैं, अरे आर्थर ने तो बिल्कुल सही कहा। और अब आर्थर ये देख के खुश होता है कि उसके माता पिता अब फिर से प्यार से बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर का परिवार यहाँ से जाने के लिए तैयार है, और यहाँ पर आर्थर अपना इंट्रोडक्शन अपने पिता के कुछ साथियों को देता है जो उनके साथ हंटिंग करते हैं, जिसके अलावा भी ये लोग एक साथ वक्त गुजारते हैं। साथ ही ये वो पार्टी है जिसमें आर्थर के माता पिता पहले काम कर चुके हैं। इसी पार्टी के लीडर का नाम है एडम। तभी एंजेला नाम की एक लड़की आर्थर को सीने से लगा लेती है, और इस महाशय का नाम है डार्डन, और ये मोहतरमा है जैस्मीन, और ये है हेलन। जिसके बाद ये सभी अपने नए सफर पर निकल पड़ते हैं, और इनका ये सफर थोड़ा लंबा होने वाला है। पर दोस्तों आर्थर की पिछली दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस थी। घोड़ा गाड़ी से जिस सफर में कई दिन लग जाते हैं, एडवांस मशीनों से वो सफर कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। जिसके बाद ये सभी आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग जायरस नाम के शहर की ओर जा रहे हैं, और हर एक चीज सही से हो रही है सिवाय एक के। इनका सामना होता है यहाँ कुछ मॉन्स्टर से। यहाँ कुछ भेड़िए आकर इनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर जैस्मीन एक ही हमले से उन सबको जख्मी कर देती है। जिसके बाद बाकी सब अपने अपने हमलों से उन भेदियों को खत्म कर देते हैं, और हमें जानने को मिलता है एडम और हेलन जैस्मीन ऑकमेंटर्स हैं, वहीं एंजेला एक कजूरर है। इन सबको लड़ता हुआ देख आर्थर एक फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द बिल्कुल इन्हीं के जैसा बनेगा। फिर रात के वक्त ये लोग यहीं रुकते हैं, और इस वक्त ये लोग एक सफर पर हैं। इन्हें खाने के लिए ज्यादा तो नहीं मिलता, पर आर्थर सोचता है कि कम से कम ये ताज़ा तो है।
आर्थर की माँ थोड़ा सा खाकर कहती है कि मेरा पेट भर चुका है। तभी रे नोटिस करता है कि वो थोड़ा जख्मी हो गया है। दोस्तों, एलिस रे को हील करने से पहले हम देखते हैं कि बाकी सब चारों ओर ये देखने लगते हैं कि कोई यहाँ पर इन्हें देख तो नहीं रहा, क्योंकि एलिस एक स्पेशल टाइप मैच है विद हील पावर, जिसे एमीटर कहा जाता है। और अगर किसी को एलिस की पावर के बारे में पता चल गया तो वो खतरे में आ सकती है। एलिस और रे के गांव में रहने की वजह एक यही थी कि वहां इन्हें कोई नोटिस नहीं करता। अब रे के हील होने के बाद एडमम कहता है कि रे, क्या मैं आर्थर के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला है और सभी लोग ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। जो देख आर्थर सोचता है कि इन सबको याद तो है ना कि मैं बस 4 साल का हूँ। पर तभी एडमम अपने भाले को माना के साथ रीइंफोर्ज कर लेता है। जो देख आर्थर समझ जाता है कि इनकी लड़ाई कोई मजाक नहीं होने वाली, इसलिए वो भी अपने तलवार को और साथ ही अपने पेरू को माना के साथ रीइंफोर्स कर लेता है और फिर तेजी से एडमम की ओर बढ़कर अचानक ही उसके सामने से गायब होकर पीछे आ जाता है। लेकिन उसका जरा सा पैर फिसल जाता है, इसलिए वो सही मौके पर अपना हमला नहीं कर पाता। फिर ये दोनों एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, पर ये दोनों एक दूसरे की ताकत से दोनों ही दूर हो जाते हैं। पर आर्थर तो गिरने वाला था, पर तभी एंजेला अपने मैजिक से उसे गिरने से रोक देती है। जिसके बाद बाकी सब एडमम पर गुस्सा होने लगते हैं कि वो एक बच्चे के खिलाफ इतनी ताकत यूज कैसे कर सकता है। तब एडमम कहता है कि आर्थर किसी छोटे मॉन्स्टर से कम नहीं है। और तभी अचानक आर्थर देखता है कि जैसमीन उसे ही घूरे जा रही है। आर्थर देखते ही समझ जाता है इस तरह से कोई आपको तभी घूरता है जब वो आपसे कुछ जानना चाहता हो। इसके बाद इनका ये सफर ऐसे ही जारी रहता है। एडमम आर्थर को कुछ टेक्निक्स बताता है और हेलेन उसे धनुष चलाना सिखाती है। आर्थर अपने पिता के साथ एक्सरसाइज भी करता है, जिसके बाद वो जैसमीन को अपनी तेज रफ्तार भी दिखाता है। और जब वो रात को बुक रीड करता रहता है तब भी जैसमीन उसे ही देखे जा रही थी और साथ ही जैसमीन ऑथर को अपने हिस्से का खाना भी देती है। फिर अगले दिन जैसमीन आर्थर को एक तोहफा देती है क्योंकि आज आर्थर का बर्थडे है। तोहफा एक खंजर था। फिर जैस्मीन उसे बताने लगती है कि इसका इस्तेमाल अच्छे से कैसे करते हैं। ये तीनों देखती हैं कि जैस्मीन पहली बार किसी को कुछ सिखा रही है। जिसके बाद वक्त आता है इनके आगे बढ़ने का। पर तभी आर्थर देखता है कि उसकी माँ शायद थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही है, पर इसके बारे में वो किसी से नहीं कहती। जिसके बाद ये सभी एक पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं, पर अचानक ही डाकू इन पर हमला कर देते हैं, इसलिए इन्हें रुकना पड़ता है। और दोस्तों, यहाँ बहुत सारे डाकू थे। इन सबको चारों ओर से घेर लिया गया है। तभी डाकुओं का लीडर आदेश देता है कि औरतों और बच्चों को मत मारना, इन्हें हम अच्छे दाम पर बेचेंगे। जिसके बाद सभी डाकू एक साथ इनके ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। ये सब भी डाकुओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। एडमम और जैस्मीन तेजी से इन डाकुओं को खत्म करने लगते हैं। बाकी सब भी एक दूसरे का अच्छे से साथ दे रहे थे, पर यहाँ पर बहुत सारे डाकू थे और ये लोग इनसे लड़ते हुए अब थकने लगे हैं। आर्थर के पिता भी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, इसलिए आर्थर की माँ अपने पति को हील करने के लिए बाहर निकल आती है। ऐसा मत करना, अगर उन्हें तुम्हारी ताकत का पता चल गया तो दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागो। आर्थर कहता है मुझ में भी इनसे लड़ने की ताकत है। तब आर्थर के पिता कहते हैं उस ताकत का इस्तेमाल अपनी माँ को सुरक्षित करने के लिए करो, क्योंकि इस वक्त उनके पेट में एक बच्चा है। और अब आर्थर को समझ में आता है कि आखिर क्यों उसकी माँ को थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। और अब्रे कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मेरे छोटे हीरो। और अब आर्थर अपनी माँ को लेकर यहाँ से भागने लगता है। इससे पहले कि डाकुओं का सरदार उनके पीछे जाता रहे, उस पर हमला कर देता है। आर्थर और एलिस के सामने आने वाले सभी डाकुओं को बाकी सब खत्म कर देते हैं। भागते हुए आर्थर हमसे कहता है कि दूसरों से इतना कुछ छीनने के बाद अब मैं भाग रहा हूँ ताकि मैं कुछ खो ना दूं, और शायद यही कर्मा है। ये दोनों भागते हुए काफी दूर आ जाते हैं, पर यहाँ पर कोई तो था जो इन पर नजर रखे हुए था। ये भी एक डाकू है जो कि एक कजुरर है। ये अपने मैजिक से उन दोनों पर हमला कर देता है। आर्थर अपनी माँ को दूर कर वो हमला खुद पर ले लेता है। अब नीचे जो खाई है, ऑथर उसी में गिरने लगता है। गिरने से पहले आर्थर उसी खंजर को बाहर निकालता है जो कि जैसमीन ने उसे दिया था। आर्थर उस खंजर को डाकू की ओर फेंक कर उसे नीचे गिरा देता है। पर दोस्तों, आर्थर अब पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। डेड और एंजेला अपने मैजिक से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनका मैजिक उस तक पहुंच नहीं पाता। गिरते वक्त आर्थर के मन में एक ख्याल आता है, कितना अजीब है, अभी जो मैंने किया उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, पर फिर भी मेरे दिल को सुकून पहुंचा है।
और शायद अब मैं समझा कि वो आदमी मुझसे क्या मांग रहा था और क्यों। मुझे अब ये भी समझ में आ गया है कि आखिर मेरे पेरेंट्स रो क्यों रहे थे, क्योंकि हम अपने परिवार को बचाने के लिए अपना बलिदान देने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। और जो आंसू हमारी आंखों से गिरते हैं वो इस दुख में बहते हैं कि हम अपने दिल के सबसे करीब लोगों को अब कभी देख नहीं पाएंगे। आर्थर अब धीरे धीरे खाई की ओर गिर रहा होता है। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे होते हैं। वो सोचता है कितना अच्छा होता अगर मैं एक बड़ा भाई बन पाता। यही सोचते हुए वो खाई में गिरता चला जाता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है। वहाँ चारों ओर अंधेरा और पूरी तरह से शांति है। अगले ही पल उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर आता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है।